हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ ठीक होंगे और अच्छे भी होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, इंडियन पॉलिटी की क्लास आपकी डेली बेसिस पे हो रही है और आप लोगों को मिलती भी है। तो आज हम बात करने वाले हैं 1858 का जो अधिनियम है। दरअसल में बात यह है कि 1858 का अधिनियम क्यों और कैसे आता है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। क्योंकि इससे पहले जब हम बात कर रहे थे आपके 1853 का जो एक्ट आया था, उसके बाद में लॉर्ड डलहौजी की कुछ विशेष प्रकार की नीतियाँ राज्यों को हड़पने से संबंधित और राजत्व का सिद्धांत और उसके लागू हुए। और कहीं न कहीं जब 1857 की क्रांति होती जब देखने को मिलती है, उसके बाद में जो ये अधिनियम होता है 1858 का अधिनियम लाया जाता है। इसको कहीं न कहीं अंग्रेजों ने 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसके होने के बाद में विभिन्न नीतियों के फलस्वरूप लाया था। दरअसल में बात ये थी कि अंग्रेज जो चाहते थे ठीक वैसा हो नहीं पा रहा था, तो उन्होंने क्या किया, दरअसल में कंपनी के शासन को यहाँ से पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा और कंपनी के शासन को समाप्त करके जो वहाँ का सम्राट हुआ करता था, सम्राट के नाम से मतलब ताज के नाम से यहाँ पर शासन जो है भारत में चलाया जाएगा। बात ये होती है कि जो यहाँ का वहाँ का ब्रिटेन का जो ताज होता है और उसके और भारत के जो लोग हुआ करते थे, उनके संबंध में मतलब आपसी ताल्लुकात तो उतने बेहतर नहीं थे। बट यहाँ से लोग जो उसके कंपनी के लोग ही थे, उन्होंने ही मतलब कहीं न कहीं यहाँ पर अपनी व्यवस्था को जारी रखा था। बात यह हो गई कि जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति से अंग्रेजों को कुछ ना कुछ समझ में आ गया कि अगर ये लोग भारतीय सभी एक हो जाएंगे तो कहीं न कहीं क्या करेंगे, मतलब जो ब्रिटिश सत्ता है उसको डिस्टर्ब करेंगे या उसको कहीं न कहीं समाप्त उखाड़ करके फेंक भी सकते हैं। ऐसा उन लोगों को समझ में आ गया था। तो इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटेन के जो रोल ऑफ क्राउन था उसके हाथ में डायरेक्ट जो भारत का प्रशासन हुआ करता था वो पहुंच गया। दरअसल में जो पहला 1857 हम बात करने वाले हैं किस पर, 1858 का अधिनियम, इस पर हम लोग बात करेंगे 1858 के अधिनियम पर। तो 1858 का अधिनियम मैंने आपको बताया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 का हुआ करता था, वर्ष 1857 का क्या, वर्ष 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बाद आता है। स्वाधीनता संग्राम के बाद आता है। तो ये स्वाधीनता संग्राम फर्स्ट था के बाद आया। ठीक, जब ये बाद में आता है तो कहीं ना कहीं कुछ बातें इसमें लिखी गई होंगी, क्योंकि अंग्रेजों ने कहीं न कहीं अपने शासन को, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। तो होता क्या है, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन पूर्णतः जो है, जो आपकी कंपनी हुआ करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूर्णतः समाप्त हो गया। और इस शासन के समाप्त होने के साथ में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो 24 और 15 की गिनती हुआ करती थी, मतलब इतने लोगों की जो मतलब कहीं ना कहीं वो संस्था हुआ करती थी, परिषद हुआ करती थी, उसको समाप्त कर दिया गया। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपका हुआ करता था, क्या नाम था उसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों को ही समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। यहां तक आप लोगों को पता है। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें 24 सदस्य थे, इसमें 15 सदस्य थे, मैं आपको बता रहा था पहले से, इनको ध्यान रखिएगा।
इन दोनों को, ये जो दोनों संस्था थी उन दोनों को समाप्त कर दिया गया। होता क्या है, दरअसल में जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था 1833 में जो आता है, 1833 में गवर्नर जनरल भारत का बन गया था। जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। उसके बाद में होता क्या है कि ये जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, गवर्नर जनरल भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो भारत का वायसराय बन गया। क्या बना, भारत का वायसराय बन गया था। बन गया। देखिए क्लास जब पसंद आ रही है तो दोस्तों इस चीज को मतलब लाइक भी कर दिया कीजिए, और अगर हो सके तो एक दो लोगों तक पहुंचा भी दिया कीजिए, क्योंकि ये क्लास है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंटेंट अच्छा नहीं है। आपको कोई कहीं पर भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो हुआ क्या, गवर्नर जनरल जो हुआ करता था उसको भारत का वायसराय बना दिया गया। वो पहले हुआ करता था भारत का ही गवर्नर जनरल, इसको भारत का वायसराय नाम से बोला जाने लगा। अब पहला जो वायसराय बनकर के आता है, भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय जो बनकर के आता है तो आता है आपका, सॉरी यहाँ पर क्या नाम है, वायसराय। जो वायसराय फर्स्ट बनकर के आ रहा है यह है आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने अपने टाइम पर विशेष कार्य किया। लॉर्ड कैनिंग 1858 के अधिनियम के थ्रू वायसराय बन गया। पहले भारत का कौन था, पहले भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब क्या कहलाया, वायसराय कहलाने लगा। यहीं से एक बात की और शुरुआत हो जाती है, क्योंकि अंग्रेजों ने विशेष तौर पर जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया, तो कहीं ना कहीं जो शासन हुआ करता था आपका, संपूर्ण जो प्रशासन हुआ करता था, भारतीय प्रशासन, भारतीय जो प्रशासन हुआ करता था, ब्रिटिश राजा के प्रत्यक्ष कंट्रोल में चला गया। अब ये प्रत्यक्ष कंट्रोल में जाने के बाद, प्रत्यक्ष संपूर्ण भारतीय प्रशासन ब्रिटिश राजा के पास, ऐसे लिखते, पास प्रत्यक्ष रूप से चला गया। जब प्रत्यक्ष रूप से चला गया इसके पास में, तो इसने क्या किया, प्रशासन को कहीं न कहीं अपने ढंग से चलाना स्टार्ट किया, और वहां के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उसको बना दिया वायसराय। कहा कि ये चीज नई नया नियम है, यहाँ पर वायसराय बनेगा। उसके बाद में इन्होंने एक और संस्था बनाई। मैंने बताया आपको 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होने के बाद में होता क्या है, 1858 का ये लोग अंग्रेज लोग अधिनियम लेकर के आते हैं। इस अधिनियम के द्वारा क्या होता है, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, और कंपनी का शासन समाप्त करने के बाद में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी समाप्त कर दिया। जो भारत का गवर्नर जनरल कहलाया हुआ करता था उसी को बता दिया क्या है, ये भारत का वायसराय बना दिया। और उस वायसराय के पद पर पहली बार कौन आता है, आपका लॉर्ड कैनिंग। संपूर्ण भारतीय जो प्रशासन हुआ करता था वो प्रशासन डायरेक्ट अब किसके हाथ में चला गया, अब चला गया कहीं न कहीं वहां का जो इंग्लैंड का जो राजा हुआ करता था, वहां का जो महारानी विक्टोरिया हुआ करती थी, उनके हाथों में प्रत्यक्ष रूप से चला जाता है। अब क्या हुआ, दरअसल में बात ये हुई कि जो आपका शासन हुआ करता था, शासन में एक नई चीज और आ जाती है, इजाद कर दी जाती है। उस नई संस्था का नाम था भारत सचिव। भारत सचिव को भारत में मतलब ब्रिटेन का जो आपका हुआ करता था, क्या किया गया,
भारत सचिव को नियुक्त किया गया और वो क्या हुआ करता था, ब्रिटेन का एक कैबिनेट मतलब मंत्री रूप में हुआ करता था। एक नई संस्था बनाई गई, एक नई संस्था, क्या नाम था उसका, भारत सचिव। संस्था कही या पद कही है, नया पद इजाद किया गया जिसको भारत सचिव नाम दिया गया। तो ये भारत सचिव क्या था, भारत सचिव बनाया गया, भारत सचिव बनाया। अंग्रेजों ने भारत सचिव को बनाया, उसके साथ में एक कार्यकारी परिषद की भी नियुक्ति की, उसके साथ में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी इसके साथ में आई, भारत के सचिव के साथ में। क्या किया, और ये जो भारत का सचिव हुआ करता था, भारत सचिव का पद जो बनाते हैं ये कैबिनेट मंत्री हुआ करता था। ब्रिटेन में इंग्लैंड का जो शासन चल रहा था उसी में का एक कैबिनेट मंत्री यहाँ के लिए नियुक्त किया गया, उसको भारत का सचिव नियुक्त किया गया। जब भारत का सचिव नियुक्त हुआ तो इसके अंतर्गत एक कार्यकारी जो परिषद हुआ करती थी, एक परिषद का गठन किया गया। भारत के सचिव की सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया। इस परिषद में 15 सदस्य हुआ करते थे। कितने, 15 सदस्य हुआ करते थे। इस कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए, इसको हम कहते हैं सचिव या भारत का सचिव। इसकी सहायता के लिए, इसका कोई भी निर्णय देने के लिए क्या बताया गया, इसे 15 लोगों की एक मतलब कमेटी बनाई गई और उसके लिए क्या किया गया, 15 लोगों की एक कमेटी बनाई गई, इसको राय दे सके। अगर कोई भी राय कमेटी अपनी देती थी तो उस राय को लेने के लिए जो आपका सचिव हुआ करता था वो बाध्य नहीं था। ये नहीं कि अगर जबरदस्ती अगर वो 15 लोग कहें कि सचिव को ऐसा करना है, एक ही राय हो 15 लोगों की और सचिव को कोई बाध्यकारी मतलब होना पड़े, तो ऐसा नहीं था। मतलब वो बाध्यकारी जो इनकी सहायता थी, परिषद की राय सचिव पर बाध्यकारी नहीं थी। क्या, सचिव पर बाध्यकारी आपकी जो है नहीं हुआ करती थी। समझ गए आप लोग, सचिव पर बाध्यकारी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि अगर ये बाध्यकारी होती तो ये लोग कुछ भी 15 लोग थे, मतलब कुछ भी बता सकते थे, बातचीत किया कर सकते थे। और ये जो आपकी 15 लोगों की जो टीम हुआ करती थी, जो परिषद हुआ करती थी, यह परिषद ना एक निगमित निकाय के रूप में कार्य करती थी। निगमित निकाय के रूप में कार्य करती थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो परिषद हुआ करती थी इसका गठन किया गया, 15 सदस्य हुआ करते थे इसमें। परिषद की सचिव का जो इस पर कोई भी राय जो हुआ करती थी वो बाध्यकारी नहीं थी। और इसी के साथ में मैंने आपको बताया, देखिए जो आपका कैबिनेट मंत्री हो रहा था ना, कि कैबिनेट मंत्री आपको शायद पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। कैबिनेट मंत्री वो मंत्री होता है जिसके अंतर्गत अन्य मंत्री जो होते हैं, लगभग अन्य मंत्री काम करते हैं। कैबिनेट मंत्रालय, आप लोगों को एक रोल पता होगा कि कुछ ही कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, कितने, 15%। जो टोटल सरकार के मतलब मंत्री होते हैं उनमें से मात्र 15% मात्र बन सकते हैं मंत्री, और उनको कुछ लोग होते हैं उनसे कैबिनेट मंत्रालय का पद दिया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्री हुआ करते हैं। जैसे इनके पास एक पूरा पूरा विभाग होता है, जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और
जैसे कि आपके विदेश मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री, ऐसे होते हैं, ये सब कैबिनेट मंत्री होते हैं। हुआ क्या, निगमित निकाय के रूप में ये कार्य कर रही थी, और जो आपकी ये परिषद हुआ करती थी, इस पर इसकी जो राय हुआ करती थी, किस पर, सचिव पर बाध्यकारी नहीं हुआ करती थी। इतना हम लोगों ने जान लिया। 1858 का जो मुख्य रूप से जो अधिनियम हुआ करता था, इसका मुख्य रूप से कार्य ये था कि भारत में मशीनरी सुधार किया जाए। मशीनरी सुधार, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में मुख्य रूप से कुछ चीजें हुआ करती थी, और भारत में मशीनरी सुधार इसलिए करना था क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं जो इंग्लैंड वासी हुआ करते थे, तो प्रशासन में मशीनरी सुधार, तो प्रशासन में मशीनरी सुधार करने के लिए ये मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, मेन पर्पज क्या था, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ करता था, प्रशासन में मशीनरी सुधार। प्रशासन में जब मशीनरी सुधार हो जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों को आराम हो जाएगी, किसको, जो प्रशासन चला रहे थे उनको। तो ये चीज आप लोग नोट कर लेंगे फटाफट, उसके बाद में हम अगला अधिनियम अपना देखेंगे। मैंने बताया एक नई संस्था का विकास हुआ, भारत सचिव जो कैबिनेट मंत्री हुआ करता था इंग्लैंड में, ब्रिटेन का, और एक परिषद का उसके लिए सहायता के लिए गठित की गई। उस परिषद के 15 सदस्य हुआ करते थे, और आपकी जो परिषद हुआ करती थी निगमित निकाय के रूप में कार्य करती थी। इसका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था प्रशासन, मशीनरी प्रशासन में सुधार। किसका, आपका जो अधिनियम हुआ करता था 1858 का अधिनियम जो हुआ करता था उसका। अब होता क्या है, 1858 के अधिनियम के बाद में आपका आता है 1800, माफ कीजिए, 1861 का अधिनियम, इसको हमने मिटा दिया, 1861 का अधिनियम, ठीक है। तो इसका अधिनियम हम लोग देख लेते हैं। इस अधिनियम में कुछ बातें नोट की गई थी, उनको हम लोग जान लेते हैं। 1861 का जो अधिनियम हुआ करता था, अंग्रेजों ने क्या सोचा कि कहीं न कहीं इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड कैनिंग की जो वायसराय के रूप में नियुक्ति हुई, लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, भारत के जो इनके इनके पास में जो परिषद हुआ करती थी, उस विधान परिषद में कहीं ना कहीं तीन भारतीय लोगों को नियुक्त किया अस्थायी तौर पर, स्थायी वो भी नहीं थे, अस्थायी तौर पर 3 लोगों की नियुक्ति की। और जो आपका पहली बात तो ये, जो आपके इंग्लैंड सॉरी, जो आपके मुंबई और मद्रास की जो शक्ति छीन ली जाती है, विधि कानून बनाने की जो शक्ति हुआ करती थी उसको छीन करके इन लोगों ने 1773 में जो कार्य किया था कि केंद्रीकरण स्टार्ट कर दिया था, तो यहाँ से जो है उनकी शक्ति को वापस किया जाता है, और उसके बाद में विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो जाती है। तो 1861 का जो अधिनियम हुआ करता था, यहाँ से क्या किया गया, इसके अंतर्गत क्या किया गया, इसके अंतर्गत जो मद्रास और मुंबई की कानून बनाने की शक्ति हुआ करती थी, कौन सी, मद्रास और मुंबई, मद्रास और मुंबई की कानून बनाने की शक्ति वापस कर दी गई, कानून बनाने की शक्ति को वापस कर दिया गया। शक्ति इनको वापस कर दी गई, ठीक है। जब इनको शक्ति वापस हो गई तो यहाँ पर विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई, फिर से पुनः एक बार फिर से विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई।
ठीक है, तो विकेंद्रीकरण की शुरुआत यहाँ पर फिर से हो जाती है और विकेंद्रीकरण स्टार्ट हो जाता है। ये लोग अपना कानून फिर से बनाने लगते हैं। कौन? मुंबई और आपका मद्रास। ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल मैंने बताया था आपको, AILC, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हुआ करती थी, इसमें पहली बार भारत के 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई। और ये तो अस्थायी मतलब परिषद हुआ करती थी, इसमें 3 सदस्य नियुक्त किए गए, जो कि कहाँ से थे? भारतीय। 3 सदस्यों में कौन कौन हुआ करता था? पटियाला के महाराज हुआ करते थे, इसी में बनारस के राजा हुआ करते थे, इसी में एक लोग और थे, सर दिनकर राव। इन 3 लोगों को क्या किया गया था? जो ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, इसमें इन लोगों को अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया था, क्योंकि अभी तक कोई भी भारतीय इसमें नियुक्त हुआ नहीं था। तो यहाँ पर पहली बार शुरुआत हो रही कि इसमें भारतीयों का मतलब भारतीयों को नियुक्त किया जाए, क्या उसमें उनको सदस्यता इसकी दी जाए। होता क्या है, इसके बाद में हुआ क्या, मैंने बताया था आपका, इसके अंतर्गत क्या हुआ, मद्रास और मुंबई की कानून बनाने की शक्ति को वापस कर दिया गया और उसके बाद में विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई। विकेंद्रीकरण की शुरुआत होने के साथ साथ में इसके अंतर्गत ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हुआ करती थी आपकी, उसके अंतर्गत 3 भारतीयों को नियुक्त किया गया। और वो भारतीय कौन कौन से थे? आपके पटियाला के महाराज और वाराणसी के राजा हुआ करते थे, और आपके जो सर दिनकर राव हुआ करते थे, उनको 3 लोगों को यहाँ पर नियुक्ति जो है आपकी की जाती है। जो वायसराय हुआ करता था, क्या नाम था इसका? वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ये वायसराय क्या करता है? लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार क्या किया? विभागीय प्रणाली की शुरुआत करी। ठीक है, इसने क्या किया? विभागीय प्रणाली की शुरुआत करता है। ठीक है, तो इसने क्या किया? लॉर्ड कैनिंग ने आपके विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। इसने क्या किया? विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। और विभाग क्या होता है? जैसे कि आपका रक्षा मंत्रालय हो गया, ये अलग विभाग हो गया। गृह मंत्रालय है, अलग विभाग हो गया। और आपका वित्त मंत्रालय है, ये अलग विभाग हो गया। ये जो विभागीय प्रणाली है, अलग अलग प्रणाली है, ये किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। तो लॉर्ड कैनिंग ने स्टार्ट किया, इसीलिए लॉर्ड कैनिंग को हम लोग क्या कहते हैं भारत में? क्या किया इसने? लॉर्ड कैनिंग को भारत में विभागीय प्रणाली का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभागीय, माफ कीजिए, प्रणाली का जनक कौन है आपका? लॉर्ड कैनिंग है। तो विभागीय प्रणाली का जनक हो गया लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि इसी ने सबसे पहली बार जो है विभागीय प्रणाली की शुरुआत करी थी। और यहाँ पर होता क्या है, विभागों के साथ साथ में क्या किया गया? जो आपका वायसराय हुआ करता था ना, आज का जो राष्ट्रपति है अध्यादेश जारी कर सकता है 123 के आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वहां पर वायसराय क्या करता था? वायसराय भी क्या करता था? आपका विभागीय सॉरी अध्यादेश जारी करता था। आपातकाल में क्या किया गया? आपातकाल में वायसराय को क्या किया गया? वायसराय को
अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया था इसी नियम के द्वारा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार। क्या किया गया? अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको दिया गया? वायसराय को। अब इसने अध्यादेश जारी करना, जब आपातकाल में कहा गया कि आपातकाल में ही वायसराय जो है आपका अध्यादेश जारी कर पाएगा, बाकी अन्य चीजों में नहीं। और जो आपका प्रांतों में क्या हुआ, विधान परिषदों का गठन कर दिया गया, क्योंकि वहां पर अभी तक विधानसभा हुआ करती थी, विधान परिषदों में भी उनका गठन किया गया। बंगाल संयुक्त प्रांत, और क्या किया गया? बंगाल में भी, संयुक्त प्रांत में भी, और आपका पंजाब में, पंजाब में क्या किया गया? आपका विभागीय प्रणाली के साथ साथ में क्या किया गया? हाँ, मैं बात कर रहा था आपके विधान परिषदों की। तो यहाँ पर क्या किया गया? विधान परिषदों का गठन हुआ। पंजाब में विधान परिषदों का गठन हुआ। ठीक है। यहाँ पर 1800 आपके कितना हुआ? 1892 1866 में यहाँ पर। ठीक है। बंगाल में जो है आपका सॉरी 1862 है यहाँ पर। बंगाल में 1862, और संयुक्त प्रांत में उत्तर प्रदेश में मतलब 1866, और पंजाब में आपको 1897 में इसका जो विधान परिषद है जो यहाँ पर इनका गठन हुआ था। तो आज की जो क्लास है यहीं तक हम लोग रखेंगे, क्योंकि कितना टाइम हो गया हम देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, कहीं कहीं आधे घंटे के करीब हो गए हमारी क्लास। यहाँ तक जो आपके मुख्य रूप से जो जानकारी है यहीं तक इसमें पूछी जाती है, और जो इम्पोर्टेंट है वो यही है। इसके बाहर जो आपके लक्ष्मीकांत में कुछ एक दो चीज़ें और दी गई हैं, मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और अगर ज़्यादा लिखवाएंगे तो फिर पूरी किताब ही हो जाएगी फिर, तो वो भी हमारे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ तक जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, और इनको आप देखते चलिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को आगे बढ़ाते रहिएगा, आप सभी लोग प्यार देते रहेंगे तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे कहीं न कहीं। और बाकी माहौल तो आप जान ही रहे हैं, देश का और विश्व का, तो उन सब चीज़ों से घबराइएगा मत। और मैं चाहता था कि अपनी किसी भी क्लास होने से पहले कुछ लोग यहाँ पर क्लास को देखने के लिए, कुछ तो सीखने के लिए आते हैं, कुछ लोग सीखने के लिए नहीं आते, तो उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिलें जिनसे वो थोड़ा बहुत सीख पाएँ। तो हम क्लास के स्टार्टिंग में दो बातें रखा करेंगे आपसे, या तो अंत में या तो स्टार्टिंग में। आज हम लोग अंत में ही दो बातें रख लेते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, आपका 1 से 2 मिनट का टाइम लेंगे, कुछ अच्छी बातें और जो हमारे मन से निकलती हुई आपको दिखाई देंगी, क्योंकि आपको पता है कि मेहनत का कोई अंत नहीं है, और जब सफलता मिल जाए तो मेहनत मेहनत नहीं रहती, वो पीछे छूट जाती है और आप दूसरे टारगेट ढूंढने लगते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, समय दीजिए और समय के साथ साथ चलिए। अगर आप पीछे छूटते हैं, कहते हैं ना कि जो अभी अगर आप समय को महत्व नहीं देंगे
अभी अगर आप समय के हिसाब से नहीं चलेंगे तो कल को आपको समय अपने हिसाब से चलाएगा, अपने हिसाब से आपको चलने पर मजबूर करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।